हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए थे और फिर हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, कि एक एटम, एक परमाणु की संरचना क्या है, हमें वो स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था और हमने एटम के कुछ मॉडल्स भी देखे थे कि जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल निकाले हैं, हमने उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर की बात क्यों आई कि जो हमने पढ़ा था कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लास्ट चैप्टर में क्या चीज़ थी कि जो एटम है वो फिलोसोफर्स के द्वारा बोला गया था कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मतलब एक मैटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो जब वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, तो क्या है वो इनडिविजिबल, उसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। वो क्या है? एक एटम है, परमाणु है। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये आया कि क्या ये एक्चुअल में है? तो इस क्वेश्चन पे जब देखा गया सब कुछ चीज़ें, तो उस टाइम पे क्या आया, रिवील क्या हुआ कि जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको देखना पड़ेगा। और वहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन क्या चीज़ मिली उनको कि एटम का स्ट्रक्चर जो है या जो एटम है वो इनडिविजिबल नहीं है। मतलब एटम के अंदर भी हमें
कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं छोटे। एटम को हम सबसे स्मॉलेस्ट या फिर इनडिविजिबल नहीं कह सकते। तो जब ये चीज़ निकल के बाहर आई तो उस टाइम पे फिर मैटर को देखने लग गए, एटम्स को देखने लग गए। तो उस टाइम पे फिर गोल्डस्टीन ने 1886 में क्या चीज़ बताई, उन्होंने कुछ गैस डिस्चार्ज में कुछ रेडिएशंस देखी जिसको उन्होंने कैनल रेज कहा। तो वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ देखी कि भाई कुछ ना कुछ जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो प्रेजेंट है एटम के अंदर, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और क्या है कि वो किसके, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि उल्टा है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन बोला, कि वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, प्रोटॉन। और उसके बाद 1900 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकल के वहां पे बाहर आए, जो कि अपने जो चार्ज है, क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या है, वो चार्ज अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि एटम का स्ट्रक्चर अब डिफाइन करने की बात की गई कि भाई एटम को हम डिफाइन करेंगे, या एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो उसके मॉडल्स बनाने पे बात हुई फिर। तो सबसे पहले जे थॉमसन सॉरी जे थॉमसन ने सबसे पहले अपना मॉडल बनाया, और उस मॉडल में थॉमसन ने क्या कहा कि उन्होंने एक क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन से उसको कंपेयर किया कि मान लीजिए जैसे वाटरमेलन है, एक तरबूज है, वो एक एटम है। जब हम उसको कट करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमें रेड पोर्शन देखने को मिलता है जो हम खाते हैं। वो उन्होंने क्या कहा कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जो रेड पोर्शन है वो पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। और उस रेड पोर्शन में हमें सीड्स देखने को मिलते हैं, वाटरमेलन के बीज होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, तो वो जो बीज हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें जड़े हुए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बताया, जे थॉमसन ने बताया कि ये इस तरीके का एटम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने अपना मॉडल दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इनका चार्ज अलग अलग है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकली जो एटम है वो हमें न्यूट्रल देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स आई। ठीक, कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने उठाई यहाँ पे कि भाई वो न्यूट्रल है, तो उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हमें कुछ देखने को मिली। उसके बाद फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया। ठीक, रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे ये देखा कि जो ये एटम है ये एक्चुअल में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तो बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉन्स है। अब उनकी और ज़्यादा उत्सुकता आ गई उनमें, उनका इंटरेस्ट जाग गया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो उन्होंने फिर अल्फा पार्टिकल्स से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया थिन गोल्ड फॉइल पे। उसमें उस एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने किया उससे उनका क्या निकल के आया कि जो वो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तो वो सीधे निकल गए। सीधे निकलने का क्या मतलब है, उनको रास्ता मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें खाली देखने को मिल रहा है। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि कुछ कुछ पार्टिकल्स थे जो कि टकरा के हल्का सा ही डिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और बहुत कम स्पेस में है, और कुछ सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि वापस आते हैं। तो उन्होंने क्या उससे कंक्लूड किया कि हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है एटम के अंदर। ठीक, फिर ये अब उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने पूरा का पूरा क्या बनाया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उन्होंने जब उसको कंक्लूड किया तो वही जो हमने बात की कि एम्प्टी स्पेस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सिर्फ कुछ पार्टिकल ही है, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज के एटम है वो प्रेजेंट तो है लेकिन काफ़ी कम स्पेस में वो प्रेजेंट हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है उसका रेडियस एक न्यूक्लियस के रेडियस से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, 105 टाइम्स ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या बोला कि एटम के सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ गोलाई में एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात हुई अब कि एक ऑब्जेक्शन निकल के आया या एक ड्रॉबैक निकल के आया कि जो रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ गोलाई में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो उन्होंने क्या बात की कि अगर वो गोलाई में सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करते रहेंगे
तो वो तो चार्ज हो जाएंगी, क्योंकि उन पे हमें चार्ज देखने को मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा चार्ज हो जाएंगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। उसकी वजह से वो अपनी जो एनर्जी है उसको एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी लगाने में अपनी एनर्जी लूज कर देंगे, चार्ज लूज कर देंगे। तो वो क्या होंगे, चार्ज लूज करने पे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, और वो न्यूक्लियस में जाके मिल जाएंगे। बट ऐसा तो नहीं है, तो ये ड्रॉबैक निकल के आया। अब इस ड्रॉबैक को कर्ब करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल लेके आए, और बोहर ने क्या कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही ऑर्बिट में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग ऑर्बिट में मूव करते हैं। और उन ऑर्बिट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, शेल दे दिया, कि अलग अलग शेल होते हैं, कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें अलग अलग शेल्स देखने को मिलते हैं, जिनका उन्होंने नाम दे दिया KLMN, या फिर हम नंबर्स में दें तो 1 2 3 4 अलग अलग शेल्स हैं। तो उसमें मूव करती है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट होती ही नहीं है, और एक्सेलरेट नहीं होती तो वो एनर्जी वो लूज अप नहीं करती अपनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोहर ने अपना मॉडल दिया, राइट। उसके बाद हमने न्यूट्रॉन्स की बात की थी कि न्यूट्रॉन्स क्या हैं। ये किसने दिया, जे चाडविक ने 1932 में दिया कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन, जिसका जो मास है वो तो प्रोटॉन के ही इक्विवेलेंट होता है कहीं ना कहीं, अप्रोक्सीमेटली हम बात करें तो, लेकिन उस पर कोई भी चार्ज हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो हम अगर एटम का ही मास निकालेंगे तो हम किस तरीके से निकालेंगे कि जो जितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनका जो मास है उसको अगर हम ऐड कर देंगे सभी को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मास ऑफ एन एटम। ठीक, तो इतना हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। अब हम अपनी आगे के टॉपिक्स को देखेंगे आज की क्लास में। तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज हाउ आर एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। कि अभी हमने बोहर के मॉडल, नील बोहर ने जो मॉडल दिया अपना एटम का, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बेसिकली प्रॉपर तरीके से एक मॉडल तो नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ क्या किया कि जो रदरफोर्ड के मॉडल था उनको जो उनकी एक ड्रॉबैक थी या जिसपे ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे, कि जो उन्होंने कहा एक सर्कुलर ऑर्बिट है, तो उन्होंने सिर्फ उसी पे बात की, वही उसी की एक्सप्लेनेशन दी कि ऐसा नहीं है, वो सर्कुलर ऑर्बिट है लेकिन उसके अलग अलग शेल्स या अलग अलग डाइवर्स ऑर्बिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ये जो ऑर्बिट्स है, अब ये जो डाइवर्स अलग अलग ऑर्बिट्स तो है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसा कि वो एक्सेलरेट नहीं होते, क्या उनकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग ऑर्बिट्स अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये किसने सबसे पहले दिया था, किसने सजेस्ट किया था, ये बोहर और बरी ने। The following rules are followed for writing the number of electrons in different energy levels or shells. अब इलेक्ट्रॉन्स की जो जैसे अलग अलग शेल्स हैं, हमने बात की के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ठीक है, KLMN। अब उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन है तो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, या कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो उसके कुछ रूल्स बताए गए कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फर्स्ट क्या है, the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n2, where n is the orbit number और energy level index। 1 2 3 ऐसे एनर्जी लेवल कितनी होगी या कितने नंबर्स होंगे वो होगा। Hence the maximum number of electrons in different shells are as follows। मतलब उन्होंने फॉर्मूला दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक में कितने होंगे, 2n2 उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, और n क्या है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट वो करेगा। ठीक है, मतलब ऑर्बिट कितने नंबर पे है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा है, के शेल। अगर हम के शेल की बात करें तो के शेल में क्या है, उसमें कितना होगा, 2 × 12। ठीक है, ठीक है, 2 × ये क्या है, ये 12 नहीं है। अब क्या है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, क्या है फॉर्मूला क्या है, 2n2 नहीं है, ये 2n² है। ठीक है, n का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 2 × 1, क्योंकि हमने क्या बात की थी, जो बोहर के मॉडल में हमने जब बात की थी तो क्या था कि या तो उसको हमने शेल दे दिए KLMN,
या फिर अगर हम उसको नंबर्स में देंगे तो क्या है 1 2 3 4, मतलब कि के शेल पे 1 नंबर दिया है, एल शेल पे 2 नंबर दिया है, एम शेल पे 3 और एन शेल पे 4। ठीक है, तो अब वहां पे क्या है, एन क्या है, के शेल में क्या नंबर दिया था हमने 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 हो गया। तो मतलब कि जो के शेल है वहां पे मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट शेल पे चले, सेकंड शेल पे, एल शेल पे, तो एल शेल में कितने नंबर है 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 8। तो सेकंड शेल मतलब कि एल शेल में कितने हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सिमिलरली थर्ड शेल पे हम आए, एम शेल पे, तो उसका नंबर क्या है 3। ठीक है, थर्ड शेल है वो, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 इंटू 2 18, मतलब कि थर्ड शेल एम शेल में कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। सिमिलरली फोर्थ शेल क्या है एन शेल, जो कौन से नंबर का शेल है फोर्थ नंबर पे, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 इंटू 2 32, तो जो फोर्थ शेल है एन शेल उसमें मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें इलेक्ट्रॉन्स, पहली चीज। उसके बाद सेकंड में उन्होंने क्या बोला रूल में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, कि अब ये क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल में तो निकाल लिए कितने होंगे, लेकिन जब हम उसमें डालने लगेंगे तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, मतलब जो सबसे बाहर वाला, जैसे कि अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑर्बिट हैं, के एल एम और एन, तो जो एन ऑर्बिट है उसमें उन्होंने क्या कहा कि वहां पे मैक्सिमम आप 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो। वैसे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हमने निकाला है, लेकिन उन्होंने ये चीज भी बोल दी साथ में, रूल क्या रख दिया कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है सबसे बाहर वाला, उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखने हैं मैक्सिमम तौर पे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। अब उन्होंने क्या कहा, मान लीजिए हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कही है कि जो फर्स्ट शेल है वो क्या है के शेल, तो सबसे पहले हम वो जो 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं हम के शेल से ही उन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी शेल में उठा के रख दिया कितने भी इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, हम क्या करेंगे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हम प्लेस कर सकते हैं 2, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे रख दिए, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने बच गए 11 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब जो वो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन 11 इलेक्ट्रॉन्स में अब हम सेकंड शेल पे जाएंगे। सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है, सेकंड शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, तो हम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर देंगे। अब 11 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने प्लेस कर दिए तो कितने बच गए 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। फिर हम थर्ड शेल की तरफ जाएंगे, एम शेल की तरफ, एम शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं मैक्सिमम, और हमारे पास हमें बचे कितने रखने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम वो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल यानी एम शेल में रख देंगे। तो क्या है कि शेल में हम स्टेप वाइज मैनर में चलेंगे, स्टेप वाइज शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ही चलेंगे, हम रैंडमली अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकते कहीं पे भी। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बताए गए थे बोहर और बरी द्वारा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैलेंसी, कि वैलेंसी क्या होती है। वी हैव लर्न्ड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स इन ऑर्बिट्स। अब हमने देख लिया कि जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम किस तरीके से अलग अलग शेल्स में अलग अलग ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। The electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valence electrons, कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, मतलब जो सबसे बाहरी शेल है, जैसे कि यहाँ पे हमने 4 शेल एज एन एग्जाम्पल लिए थे, तो यहाँ पे हमारा 4 शेल में सबसे आउटर मोस्ट कौन सा है, फोर्थ शेल, एन शेल जो हमने लिया था।
तो उस एन शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फ्रॉम द बोर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब उन्होंने जो रूल्स दिए थे बोर और बरी ने, उन्होंने क्या भी कहा था कि जो आउटरमोस्ट शेल होगा उसमें चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने की, लेकिन सिर्फ 8 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमें बाहर वाले शेल में रखने हैं। It was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity। तो अब क्या चीज देखी गई कि जो एटम्स में हमने जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको हम क्या बोला गया उनके द्वारा कि सिर्फ मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही वहां पे रखने हैं। तो अगर हमने उसको पूरा फिल कर दिया कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने वहां पे रख दिए तो उसमें हमें केमिकल एक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। मतलब कि उनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती कि उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी की वो किसी से कंबाइन करेंगे या उनकी वैलेंसी जो है वो 0 हो जाती है। ऑफ दीज इनर एलिमेंट्स द हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। कि अब जो इनर्ट एलिमेंट्स हमारे होते हैं उसमें सिर्फ एक हीलियम ऐसा है जिसमें कि हमें सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जो बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं उनमें हमें सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही देखने को मिलते हैं सबसे भारी वाले शेल में। ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स दैट इज their tendency to react and form molecules with the atoms of the same or different elements was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell। मतलब कि क्या है, क्या बताइए, एक तरीके से कंबाइनिंग कैपेसिटी बताई हुई है कि भाई वो दूसरे एलिमेंट से या दूसरे एटम से सेम एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कितना कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर वो फुल्ली लोडेड है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या होगी, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो कम क्या होगा, कंबाइन होगा दूसरे एटम्स के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ। एन आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वो सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। कि अब जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं कि वो क्या है, उसके पास एक ऑक्टेट है, ऑक्टेट बना हुआ है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell। तो अब जो एटम्स जब रिएक्ट करेंगे तो वो क्यों रिएक्ट करेंगे, जब उनके पास ऑक्टेट नहीं है, मतलब कि 8 शेल्स नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसके आउटरमोस्ट शेल में, तब तक वो रिएक्ट करेगा। और जब 8 शेल्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाद वो रिएक्ट करना बंद कर देगा। दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या है, ये जो कंबाइन होता है या रिएक्ट करता है वो किस तरीके से कि एक दूसरे के साथ शेयर करता है या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, जिसके पास ज़्यादा है उनसे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, या जिसके पास कम है वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिसके पास ज़्यादा है उससे गेन कर लेता है। ठीक है, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा है वो लूज करेगा, ठीक, और जिसके पास कम है वो गेन कर लेगा। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained, lost or shared so as to make the octet of electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element that is the valency। कि अब जो उसकी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है या कैसे शेयर कर रहा है, तो वो क्या देखने को मिलता है हमें, उसकी वैलेंसी ही होती है कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कितना वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो वो उसकी वैलेंसी है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम atoms contain 1 electron each in their outermost shell, therefore each one of them can lose 1 electron, so they are said to have valency of 1। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम ये हमें क्या देखने को मिलते हैं, इनकी जो आउटरमोस्ट शेल में हमें देखने को मिलती हैं इलेक्ट्रॉन, वो कितने होते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी वैलेंसी कितनी है, 1। क्योंकि अब ये क्या है, इनको गेन करने के लिए तो 7 गेन करने पड़ेंगे। अब क्या है, अगर इनको ऑक्टेट बनाने, मान लीजिए एक हाइड्रोजन है एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन को अगर एक ऑक्टेट बनाना है तो ऑक्टेट बनाने के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 1।
तो अब क्या चीज ज्यादा सही रहेगी, 7 किसी से लेना या 1 किसी को दे देना? 1 किसी को दे देना ज्यादा सही है। अगर आपको एक ऑक्टेट बनाना है तो उसमें अगर आपको मान लीजिए आपको 8 पत्थर चाहिए, ठीक है, 8 स्टोन्स। 8 में से अब आपके पास एक ऑप्शन तो क्या है कि आप 1 स्टोन ले लो और 7 आप ढूंढ लो जाके, और एक आपको बोला जाए कि आप 7 पत्थर ले लो, 7 स्टोन्स ले लो और 1 आप ढूंढ लो। तो आपको क्या चीज ज्यादा कन्वीनियंट लगेगी, क्या ज्यादा सही होगा कि ठीक है आप मुझे 7 स्टोन्स दे दो, मैं 1 ढूंढ लूंगा, कि जब मुझे ढूंढना ही है तो मैं 7 ढूंढने की बजाय मैं 1 ढूंढूंगा ना। तो वही चीज है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की बजाय उसके लिए अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग एटम्स को लेना, देखना पड़ेगा कि किससे हम ले सकते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने की बजाय लेने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो ताकि दूसरे के पास ऑक्टेट बन जाए। तो इसीलिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इनके पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये लूज कर देते हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या है, 1। ठीक है। नाउ कैन यू टेल व्हाट इज वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं और एल्यूमिनियम में हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, राइट? If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valence is determined in a different way. कि अगर मान लो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फुल कैपेसिटी के पास है, मतलब जैसे कि 8 होने चाहिए, तो अगर मान लो वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके तो ऑक्टेट बन जाएगा, फुल हो जाएगी कैपेसिटी वहाँ की। तो उसकी वैलेंसी हम अलग तरीके से निकालते हैं। कैसे? द फ्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो जैसे हमने किया था कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटरमोस्ट शेल में तो उसकी वैलेंसी 2 है। सिमिलरली अब अगर हम बात करें कि फ्लोरीन की जो आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी वैलेंसी 7 होगी, यही होगा। लेकिन उसकी बजाय हम क्या कह सकते हैं, बट इट इज इजियर फॉर फ्लोरीन to gain 1 electron instead of losing 7 electrons। अब यहाँ पे क्या है, हमने वहां पे वैलेंसी 1 क्यों रखी थी हाइड्रोजन के केस में? क्योंकि 7 लेने की बजाय वो 1 लूज कर देगा तो वो ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, तो वो जो शेयर कर रहा है वो कितना शेयर करेगा, 1 ही तो शेयर करेगा क्योंकि वो 1 लूज करेगा ना, इसीलिए उसकी वैलेंसी 1 थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि 7 तो है इलेक्ट्रॉन्स, 1 ही तो लेना है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, शेयर तो वो 1 ही करेगा ना ऑक्टेट बनाने के लिए, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी 7 नहीं बल्कि उसकी वैलेंसी 1 ही होगी। क्योंकि 7 लूज करने की बजाय बेटर क्या है, 1 गेन करना। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1। मतलब कि वैलेंसी क्या है, जितने कैपेसिटी पे कंबाइन करें, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं, ठीक, चाहे वो लूजिंग में हो चाहे वो गेन में हो, तो उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। हाइड्रोजन क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसीलिए उसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि वो 1 ही लूज कर रहा है, 1 ही शेयर कर रहा है। और फ्लोरीन भी क्योंकि 1 ही शेयर कर रहा है ऑक्टेट बनाने के लिए, बेशक से वो गेन कर रहा है लेकिन शेयर तो वो 1 ही कर रहा है, इसीलिए फ्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के भी हम सिमिलर तरीके से निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन? देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ डिफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मतलब कि एक एटम की जैसे हमने अलग अलग तरीके से निकाल ली तो उसकी वैलेंसी हर एक एटम की अलग होती है, अलग तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये बात थी हमने किसकी करी, वैलेंसी की। समझ में आ गया? वैलेंसी कुछ नहीं है, वैलेंसी क्या है कि वो कितना कंबाइन हो रहा है, मतलब लूज या शेयर कितना कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, चाहे वो लूज में चाहे वो गेन में, उसको हम वैलेंसी बोल देते हैं। ठीक है, एक ऑक्टेट बनाने के लिए, राइट। अब हम चले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो ये है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, कि एक एटम का नंबर क्या होता है।
और एक मास नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें एटॉमिक नंबर की। वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हमने बात कर ली कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी हमने क्या बात की, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। मतलब कि एटॉमिक नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि उस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। इट इज डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। मतलब कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, जेड। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड इन द नंबर ऑफ प्रोटीन्स दे पोजेस। बस एलिमेंट्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनके एटम्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1 बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, 1, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के एटम में हमें कितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक ही प्रोटॉन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली फॉर कार्बन Z इज इक्वल टू 6। अब कार्बन के केस में क्या है, Z क्या है या एटॉमिक नंबर क्या है, 6, क्योंकि कार्बन में हमें प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, 6 प्रोटॉन्स क्योंकि प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। तो बेसिकली क्या है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर हो जाएगा किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मास नंबर की, कि मास नंबर क्या है। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, we can conclude that mass of an element is practically due to protons and neutrons alone। कि अब जो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ा, तो उसके बेसिस पे हमने जो भी चीज़ एक्सपेरिमेंट की देखी, तो उसके बेसिस पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम एटम के मास की बात करते हैं, तो एक एटम का मास क्या है, जितना उसका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास है। ठीक है, तो वही क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ही हम क्या बोल देते हैं, एटम का मास। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एटम के क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम क्या भी कह देते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो इसीलिए हम क्या भी कह सकते हैं, अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, एटम का मास है, और वो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक एटम का जितना भी मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ कार्बन इज 12U, मतलब 12 यूनिफाइड मास, बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन का मास 12 क्यों है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो वही न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जितने होंगे उतना ही एटम का मास हो जाता है। तो हमें कितना, 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, तो 12 हो गए। तो 12U हमें मास देखने को मिलता है कार्बन एटम का। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास कितना होगा, उसमें 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो 27 यूनिफाइड मास क्या हो गया, एल्यूमिनियम का मास हो गया। ठीक, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर बेसिकली क्या है कि एक एटम का मास कितना, मतलब कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम सिर्फ प्रोटॉन्स लेते हैं कि जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर हम वो लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एटॉमिक नंबर। लेकिन जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मास नंबर। ठीक है, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इन नेचर a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass numbers। अब हमने बात कर ली एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमने जब सब एलिमेंट्स को देखा, ठीक है, कि उनके अंदर एटम्स कितने हैं, किस प्रकार से अलग अलग एलिमेंट्स को,
तो हमने क्या चीज़ देखी कि कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स भी हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका मास नंबर जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर तो सेम है सबका, इसका मतलब उन सब के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बिल्कुल सेम है लेकिन उनका मास नंबर अलग है, मतलब कि उनके अंदर के न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers। ठीक, तो क्या चीज है कि आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, जो सेम ही एटम में, मतलब कि एक ही सेम एलिमेंट में जो अलग अलग एटम्स हमें देखने को मिलते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका जो मास नंबर है वो अलग है, मतलब कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सब में अलग अलग हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो आइसोटोप्स हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले कि हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 ही प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ठीक है, मतलब एक 1 हम हाइड्रोजन के ऊपर लिखेंगे और एक 1 हम हाइड्रोजन के नीचे लिखेंगे। अब उसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो तो सबके 1 हैं लेकिन जो मास नंबर है वो तीनों के अलग अलग हैं। तो ये क्या है, आइसोटोप की मास नंबर अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है। मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। अब कई एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आइसोटोप्स का ही मिक्सचर प्रेजेंट होता है। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। हर एक आइसोटोप क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी बेशक से डिफरेंट हो, लेकिन प्योर सब्सटेंस का मतलब हमने लास्ट सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आइसोटोप्स जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स। अब क्लोरीन 2 आइसोटॉप की फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है जिसके अलग अलग मास हैं, 35U और 37U। किस रेशो में, 3:1। ठीक है, तो आइसोटॉप कितने फॉर्म में है, क्लोरीन के 2 फॉर्म में। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the natural occurring elements of that occurring atoms of that element। कि अगर हम एक एटम का मास निकालते हैं एक नेचुरल एलिमेंट का, तो उसका हम क्या देखेंगे, उसका मास क्या होगा, हम जितने भी एलिमेंट हैं एटम्स के उसका एवरेज निकालेंगे, तो जो उसका एवरेज होगा हम उसी को उसका मास मान लेंगे एक नेचुरल एलिमेंट का। If an element has no isotopes, then the mass of its atom would be the same as the sum of the protons and neutrons in it। कि अगर उसके किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स प्रेजेंट नहीं है तो उसका मास क्या होगा, सिमिलरली जो हम निकालते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। बट इफ एन एलिमेंट occurs in isotopic forms, then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average mass is calculated। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के आइसोटॉपिक फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, हमें देखने को मिलती हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, हम हर आइसोटॉपिक फॉर्म कितनी है उसकी परसेंटेज निकालते हैं और फिर हम उसका एवरेज मास निकालते हैं। ठीक है, कि अगर आइसोटॉप नहीं है तो सिमिलरली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, लेकिन अगर आइसोटॉप प्रेजेंट है तो हर एक आइसोटॉप कितनी परसेंटेज में है वो निकालेंगे और उसके बाद उसका एवरेज मास निकालेंगे। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ chlorine has a fractional mass of 35.5 U। It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotopes of chlorine and the average mass is 35.5 U। मतलब कि अब जो हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक क्लोरीन है तो ऐसा नहीं है कि उसका फ्रैक्शनल मास 35.5 U ही होगा, एक एवरेज ही होगा सिर्फ, नहीं, वो क्या होगा कि जो क्लोरीन का मास होगा वो क्या होगा, क्लोरीन के आइसोटॉप्स भी आ जाएंगे उसमें और एवरेज मास भी आ जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हम क्लोरीन का मास निकाल पाएंगे।
ठीक, कि एक जिसके आइसोटॉप्स नहीं है उसमें तो हमने सिंपल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कर दिया, लेकिन जिसके आइसोटॉप्स है तो उसके आइसोटॉप्स भी निकालेंगे और उसका उसमें एवरेज मास भी ऐड कर देंगे, राइट। तो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स सिमिलरली मतलब सिंपली इसमें सिर्फ कितना याद रखना है कि आइसोटॉप्स क्या हैं, कि एक एलिमेंट में हमें जो एटम्स देखने को मिलते हैं, अब वो एटम्स क्या हैं कि उनमें जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होगा, मतलब कि प्रोटॉन्स जो है सब में सेम होंगे, लेकिन मास नंबर अलग अगर अलग अलग होगा, उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग, सॉरी न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, उसमें मास नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो वो क्या है, आइसोटोप है उसके, ठीक है। इतना है क्या, आइसोटॉप्स। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें कि कहाँ कहाँ पे आइसोटॉप यूज हो सकता है। तो सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, ये बोला है क्योंकि वो एक प्योर सब्सटेंस है आइसोटॉप, तो प्योर सब्सटेंस है इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। Normally, we are not concerned about taking a mixture, but some isotopes have special properties which find them useful in various fields. कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ अलग तरीके के स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके लिए वो यूजफुल हो जाते हैं, काफ़ी सही रहती हैं हमारे लिए यूज़ करने में कुछ जगहों पे। तो वो क्या क्या जगहें, एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो हमें करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलता है। यूरेनियम एनरिचमेंट की हम बात करते हैं तो यूरेनियम का आइसोटॉप यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल, ठीक है। यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है ना, तो वो उसका आइसोटॉप यूज होता है। एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट का एक आइसोटॉप कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और सिमिलरली आयोडीन का जो आइसोटॉप है वो गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन कई जगहों पे जैसे उनकी अलग प्रॉपर्टीज होने की वजह से, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से हम उनको यूज कर सकते हैं कुछ फील्ड्स में, राइट। उसके बाद हम बात करें आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, लेट अस कंसिडर टू एलिमेंट्स, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 20 और आर्गन उसका एटॉमिक नंबर है 18। The number of protons in these atoms is different, but the mass number of both these elements is same. मतलब बेसिकली क्या है, रिवर्स कर लो आइसोटोप्स का। आइसोटोप में क्या था कि जो एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। इसमें रिवर्स कर दो आइसोबार में कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाता है हमारा आइसोबार, जिसमें कि एटॉमिक नंबर हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं लेकिन उनका मास नंबर फिर भी क्या निकल के आ रहा है, सेम ही निकल के आ रहा है। तो उनको हम क्या कह देते हैं, वो है आइसोबार्स। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि प्रोटॉन्स तो अलग हैं लेकिन उनमें जो न्यूट्रॉन्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट हैं कि सभी का जो मास है वो इक्वल ही निकल के आ रहा है, तो उनको हम क्या कह देते हैं, आइसोबार्स। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक एलिमेंट हमने लिखा, या जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन लिखा H, तो हम H के हेड पे मतलब उसके सिर के पास जहाँ पे हम पावर लिखते हैं ना, वहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, और उसके फुट में, उसके पैर में जहाँ पे हम जैसे H2O करते हैं तो हम नीचे लिखते हैं ना 2, तो ऐसे ही जो हम फुट में लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, मास नंबर, ठीक। तो आइसोटोप्स में तो क्या है, जहाँ पे ऊपर का सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन नीचे के अलग अलग होंगे, मतलब मास नंबर अलग है। और आइसोबार में क्या है कि ऊपर का मतलब एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन नीचे का मास नंबर क्या है, सेम है। तो वो हमारे क्या होते हैं, आइसोबार्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इतना ही था इस चैप्टर में, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इस चैप्टर में मेनली क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ आपको दोबारा से एक बार। सिर्फ एक टॉपिक बता देती हूँ मैं कि एक तो एटम का स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर में क्या है कि एटम का मॉडल किस किस ने दिया, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
रदरफोर्ड का मॉडल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डीप में मेन चीज़ें उन्होंने ही बताई हैं रदरफोर्ड ने। बाकी आपको थोड़ा सा अगर क्रोनोलॉजिकली याद रख सको कि किस तरीके से, जैसे पहले जे थॉमसन लेके आए, फिर रदरफोर्ड, फिर बॉर्न-नील लेके आए। और क्योंकि बॉर्न-नील का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने वो शेल्स दिए, तो शेल क्या है हमें वो पता होना चाहिए। उसके बाद मेनली क्या इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी का मीनिंग पता होना चाहिए, बस कि शेयर करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्टेट बनाने के लिए, वो वैलेंसी है। उसके बाद मेनली क्या इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सिर्फ ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं मेनली, बस इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं कि अगर कि आपको ये बोले कि किस तरीके से वो शेयरिंग होगी, कैसे होगी, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। मेनली यही पूछा जाएगा वैलेंसी क्या होती है, या फिर आइसोटोप्स क्या हैं, किस तरीके से हैं, या आइसोबार्स क्या है, मेनली यही इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या पता होना चाहिए, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल और जे थॉमसन का मॉडल, मेनली इन तीनों ने ही दिया था। राइट, चैप्टर को एक बार रीड कर लेना, कुछ भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।